चैप्टर्स एक ऐसी चीज है जो आप लोगों ने नया किया है और वो अभी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले 2 या 3 चैप्टर्स में इस्तेमाल होने वाला है। इसके अलावा जैसे ट्रिग्नोमेट्री है और ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, ये मैंने थोड़ा आपको कराया है जो आपका फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। इसके अलावा जो भी होगा वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे इन डिटेल, पूरा पूरा यूनिट है वहां पे। सो अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आगे इसका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन आपको अभी वो कराया गया है जो आपका फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर है ये चीज सबको? ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। आज लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट क्लास हमने किस चीज का लिया था? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया था ना लास्ट क्लास में। आज देखिए हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन से आपको परिचित कराते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं, जिनमें से एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें जितना आप लोगों के लिए जरूरी है वो हम लोग अभी डिस्कस कर देंगे, और बाकी कुछ चीजें और नई जो है टाइम टू टाइम आती रहेंगी जब आप आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू फंक्शन करते हैं। फंक्शन में क्या है देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि दो वेरिएबल्स के बीच में एक रूल है। इसको हम लोग y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s से, t से, किसी से भी। ये तरीका है रिप्रेजेंटेशन का कि अगर आप x का वैल्यू कुछ भी रखते हैं 1 2 3, देखिए x का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख रहे हैं, तो आपके पास एक आउटपुट आ रहा है। जैसे अगर मैं x का 1 पुट कर रही हूँ, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 1, राइट। अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ तो y का कितना वैल्यू आ रहा है? 4 पुट कर रही हूँ तो 9। तो जो ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और जो आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? रेंज। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी डोमेन हो सकता है। अब डोमेन आप इनपुट क्या क्या कर सकते हैं? इनपुट जैसे मान लीजिए आप पंखा सभी यूज करते हैं घर में, तो रेगुलेटर होता है ना, जिससे आप उसका स्पीड बढ़ा सकते हो। होता है नहीं होता? राइट। 5 सेटिंग है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 सेटिंग है। 5 इनपुट कर सकते हो आप उसके अंदर, और हर एक इनपुट के ऊपर एक आउटपुट आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो उनके बीच में एक संबंध हो गया ना कि आपने 5 इनपुट किया और उसके साथ कुछ आपको अलग अलग तरीके का स्पीड मिल रहा है, तो वो 5 आपके पास क्या है? डोमेन। लेकिन आप 7 नहीं रख सकते वहां, 8 नहीं रख सकते। तो इनपुट वो डिफाइन होगा कि इनपुट कितना जा सकता है उसके अंदर, और रेंज जो है वो ऑलरेडी जैसे पंखे का सेट है कि इतना इतना बनेगा, कि 1 करोगे तो इतना आएगा, 2 करोगे तो इतना आएगा। तो जो आउटपुट आपको मिल रहा है उसको हम लोग रेंज बोल रहे हैं। जो एक बोल रहा है कि इट मीन y इज डिपेंडेंट ऑन x, x इज डिपेंडेंट ऑन y, मतलब आपके पास दो हो गए ना, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है। चलो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपने 9th-10th में ये चीज सुनी है कि मान लीजिए अगर आप प्लेन सर्फेसिस पे कोई चीज बॉईल कर रहे हैं, या फिर आप हिली एरिया पे जाके बॉईल कर रहे हैं, तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। तो ये अलग अलग जो जगह के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सी लेवल से कितना ऊपर है आपका जो लैंड है जहां आप रह रहे हो, कितना ऊपर है, उसके हिसाब से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो जो टेम्परेचर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? सी लेवल के ऊपर। तो सी लेवल क्या हो गया आपके पास? इंडिपेंडेंट। और जो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर की क्या सी लेवल है, उसके हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो जो रूल है उसके हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे अब फंक्शन कई तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ एक्स जी एक्स भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू लेट्स से एक्स एक्स क्यूब। मतलब अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 2 3 4 पे कुछ भी पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। तो ये आपके पास एक फंक्शन को लिखने का तरीका, उनका नेमिंग कैसे हो सकता है। और हो सकता है जैसे एक फंक्शन आपके पास हो सकता है, मान लीजिए जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में एक्स, राइट। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे फंक्शन है एस एक्स या एस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से ये रूल्स जो है वो डिफाइन है, वो डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, कि भाई आप क्या पुट करो और आउटपुट आपको कैसा चाहिए है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन। समझ में आया? यस मैम। साची क्या बताया मैंने? देखिए फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर। ये रूल हो गया कि आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हो उसका स्क्वायर होके आपको आउटपुट मिलेगा।
ठीक है। तो जो आप वैल्यू इनपुट कर रहे हो वो होता है डोमेन, जो आपका आउटपुट आ रहा है, जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके बाद जो आंसर निकल के आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं रेंज। अब फंक्शन को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, हम अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर y, जो fx को हम y भी लिख देते हैं। जनरली आप जो देखेंगे फंक्शन fx y की फॉर्म में ही लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर, कि x का वैल्यू कुछ पुट करो, y का वैल्यू आ रहा है आपके पास। समझ में आया? क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो हम ग्राफ भी बहुत सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, y ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ वो वैल्यू है जो मेरे को पुट करना है। ठीक है, आप इसको ले सकते हो, मान लीजिए टाइम, टाइम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कुछ भी अगर उछालती हूँ, कुछ भी मैंने अगर मान लो ये मेरे पास एक चीज है, इसको मैंने ऐसे उछाला, तो इससे क्या हुआ, मैंने यहाँ पर प्लॉट करना चाहा इसके मोशन को। जैसे मैंने इसको अगर थ्रो किया ऊपर, ये थ्रो किया ऊपर, फिर यहाँ पर रुका, फिर ये नीचे आया, तो ये जो डिस्टेंस, मान लीजिए यहां से मैंने इसका डिस्टेंस मेजर करना शुरू किया कि पहला सेकंड मैंने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, टाइम, पहला सेकंड में ये 0 के ऊपर है। ठीक है, दूसरा सेकंड में ये यहां पर आ गया, मान लीजिए यहां पर आ गया, इसका वैल्यू क्या है, एक मिनट दोबारा से मैं क्लियर करती हूँ। मतलब मैं टाइम के साथ जो इसने डिस्टेंस ऊपर और नीचे ऐसे ट्रेवल किया उसको प्लॉट कर रही हूँ, उसको मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अलग अलग वैल्यूज जो है मैं टाइम की वैल्यू पुट कर रही हूँ, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो आप देखोगी एक सेकेंड पे यहाँ है, दूसरे पे यहाँ है, तीसरे पे यहाँ है, फोर्थ के ऊपर ये सबसे ऊपर चला गया, उसके बाद फिर ये फिफ्थ पे नीचे है, सिक्स पे नीचे है, सेवंथ पे नीचे है, एट पे नीचे, और ऐसे। तो जब मैं इसको प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आ रहा है। समझ रहे हो कि मान लीजिए यहाँ शुरुआत में दोनों यहाँ डिस्टेंस जो है वो 0 है, टाइम 0 है, जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो यहाँ उसने इतना डिस्टेंस ऊपर कवर कर लिया कि यहाँ से वो इतना ऊपर है। ठीक है, फिर अगले टाइम में यहाँ, अगले टाइम में यहाँ, यहाँ वो मैक्सिमम पहुंचा है जो सबसे उसका टॉप हाइट है, फिर यहाँ से वो नीचे आने लग गया, अगले सेकंड में यहाँ, अगले सेकंड में यहाँ। तो आप देख रहे हो, देखो टाइम आपका जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को हमने कैसे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया? मेरा कैमरा ऑफ है, कैमरा तो ऑन है बेटा? ऑन है। हाँ जी, ओके। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? ये चीज सबको समझ में आ गई? और हो सकता है किसी एक, मान लीजिए ये वैल्यू है, दो टाइम है, एक ये वाला टाइम है और एक ये वाला टाइम है, दोनों के ऊपर जो है उसका वैल्यू सेम है। पॉसिबल कैसे? मान लीजिए शुरुआत में आप यहां से आ गए, एक दो सेकंड पे मान लीजिए आपका यहाँ है, फिर 4 से वापस 2 सेकंड बाद यही है, तो उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो सेम हो सकता है ना। तो ये ग्राफ आप अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारे तरीकों से प्लॉट करने वाले, मैंने तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया कि कैसे हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, कुछ भी ग्राफ जो है बना सकते हो, जैसे स्पीड एंड टाइम का बना सकते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम का बना सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें अभी आगे आप पढ़ने वाले हो। क्लियर है ये बात सबको? और दूसरी चीज, ये तो फंक्शन इन वन वेरिएबल है कि आपने एक इनपुट किया और आपको आउटपुट मिल गया। हो सकता है फंक्शन इन टू वेरिएबल, जैसे ऐसे मान लो, ऐसे भी हो सकता है fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस में 3t। ठीक है, x यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए तो मैं दो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करती हूँ, फिर x खाली x नहीं लिखूंगी मैं, दो वेरिएबल्स अगर है मेरे तो x कॉमा t। अब आपके दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट आ रहा है, एक x का वैल्यू होगा, एक टाइम का वैल्यू होगा, उसके हिसाब से एक आउटपुट आएगा। तो ये बात सबको समझ में आई, फंक्शंस क्या होते हैं? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, रेंज समझ में आ गया, डोमेन, ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ये चीजें आप धीरे धीरे अच्छे से सीखते जाओगे जैसे जैसे आगे चैप्टर आएगा। अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से, देखो एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। तो ये चीज आपने देखो 9th-10th में भी किया होगा, जैसे कि आपके पास x³ प्लस में 2x प्लस में 3, ये आपके पास एक फंक्शन है जिसको हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन है कोफिशिएंट्स और वेरिएबल का। जो ये आपके पास कांस्टेंट्स है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। ये क्या है, कोफिशिएंट्स। और ये जो वेरिएबल्स हैं, ये x क्या है आपके पास, वेरिएबल। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन कब बोलेंगे, जब हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, x³ प्लस में
2x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0, ये अब एक इक्वेशन कहलाती है। समझ में आया? हो सकता है फंक्शन आपके पास कुछ इस तरह है, y इक्वल्स टू मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xt क्यूब। ठीक है, तो ऐसे आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन होते। देखो ये एक्स टी ये वेरिएबल है, जो इनके आगे लिखा है ये क्या है, कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो आपका फंक्शन कैसे है, दिस इज ए नॉट प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर अप टू an(xn). ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर जाता है ना, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है वेरिएबल का 3, तो उसका डिग्री होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ क्या है 3। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, इसका डिग्री कितना है बेटा 2 ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर मानो यहाँ 4 कर दूं मैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे 2 ही कर, इसका एग्जांपल देती हूँ। जब अलग अलग वेरिएबल जैसे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में टी स्क्वायर हो गया प्लस में 2x टी क्यूब हो गया, इसका कितना डिग्री होगा 3 हाईएस्ट जो पावर जा रहा है वो आपके पास क्या होता है, डिग्री होता है। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं जिनको हम पॉलिनोमियल फंक्शंस भी कहते हैं। कैसे इक्वेशन बनता है, क्या कोफिशिएंट है, क्या वेरिएबल है, सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम अगर मैं बोलूं लीनियर मैम पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो कैसे होगा x+1, ये आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, हाईएस्ट पावर 1 हाँ इसका हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जिसमें 2 आता है। क्यूबिक आता है, क्यूबिक में 3 आता है। क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। यस मैम अभी जैसे इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि फंक्शन fx है जो कि इस तरह डिफाइंड है। भाई हमने एक रूल बताया कि फंक्शन fx यानी जो y है वो आपके पास x स्क्वायर प्लस 3 आएगा। अब x का जो आप वैल्यू पुट करोगे उसके हिसाब से आपको एक आउटपुट मिलता है। तो आपको पूछ सकते हैं फंक्शन का 0 पे वैल्यू कितना है, बताओ जरा कितना आएगा। फंक्शन 0 पे आया 3, वेरी गुड। फंक्शन 1 पे कितना आएगा 4 आएगा। फंक्शन x स्क्वायर पे कितना आएगा, 7 कितना आएगा 7 कैसे आएगा? अब अभी अभी तक आप क्या कर रहे थे, जब सुनो मेरी बात सुनो, जब कांस्टेंट 0 1 आपको दिखा आपने x की जगह पुट कर दिया ना, तो x स्क्वायर दिख रहा है तो x स्क्वायर को x की जगह ही पुट करना है। तो x की पावर 4 प्लस 3 प्लस में 3 तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 भी निकाल सकते हो आप। मैम x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3 यस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये वाला निकाल के आइएगा जो आपका होमवर्क है। क्या करना है, f1 का जो वैल्यू आया है 4 वो पुट करना है अब आपको x की जगह पे। इसने क्या बोला, x की जगह पर इन्होंने क्या दिया, अब f1 में निकाल चुकी हूँ, कितना आया था मेरा 4, अब मुझे x की जगह 4 पुट करना है। 4 4 से 16 प्लस में 3, चलो हमने कर ही लिया 19 आया समझ में? यस मैम चलिए आगे चलते हैं। नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा इसमें? लास्ट वाला क्या, इन्होंने क्या किया, देखो मेजर फंक्शन हमारा बाहर ये था हमारा मेजर फंक्शन जो ये है, x की जगह हम कुछ इनपुट डाले ना। अब मेरा इनपुट है f1 और f1 क्या है, अब आप क्या कर रहे हो, f1 अगर आपके पास इनपुट है, लेट्स से मैं इसको ऐसे कर रही हूँ f1, तो मेरा x की जगह पर f1 है, इसका स्क्वायर प्लस में 3। अब f1 तो मैं निकाल चुकी ना, कितना है मेरा 4, तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर प्लस में 3, तो 16 प्लस 3 19। क्लियर है सबको अभी? तो ये तो था जनरल हमारे पास कुछ कैसे इक्वेशंस है, क्या कोफिशिएंट, क्या वेरिएबल, कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह इस्तेमाल होने वाली है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझे। तो सबसे पहले क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्या होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th में भी करा है ना, क्या होता है? चलो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे जाने से पहले मुझे बताओ एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल? आपने निकाले ना एंगल, आपने 9th और 10th में एंगल्स तो निकाले ही होगा। 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, व्हाट इज एंगल? थीटा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एंगल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल? क्या बताता है आपको एंगल? दो लाइंस के बीच में जो सरफेस एरिया होता है, डिग्री ऑफ रिवोल्यूशन कितना है ये बताता है। मान लीजिए दो आपके पास लाइन है,
एक आपके पास ये हो गया, और दूसरी लाइन इससे कितना आगे घूमी है, मतलब मान लीजिए दोनों शुरुआत में साथ में थी, दूसरी लाइन इसके साथ कितना आगे रिवॉल्व हुई है, इसके कंपैरिजन में कितना आगे रिवॉल्व हुई है। डिग्री ऑफ रिवोल्यूशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, व्हाट इज दैट? एंगल। तो यहाँ पर मान लीजिए लाइन जो है घूम कर यहां तक पहुंची है, ठीक है। तो ये जो चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ रिवॉल्व कितना हुआ है वो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, जिसको कि हम एंगल बोलते हैं। एंगल थीटा बोलना या फिर अल्फा या बीटा बोलना कुछ भी हो सकता है ना, जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं, वैसे इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है हमको। जनरली हम थीटा इस्तेमाल करते हैं, अल्फा और बीटा भी इस्तेमाल करेंगे। उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि डिग्री ऑफ रिवोल्यूशन को दिखा रहा है भाई, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू में ये वाला लाइन कितना आगे रिवॉल्व कर गई है। अब अगर आपको मेजर करना है तो आप मेजर कैसे करेंगे, कितना रिवॉल्व हुआ ये देख लेंगे। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लो थीटा को अब आप मेजर कैसे करोगे, मेजर तो करना पड़ेगा ना, वो हम कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय में आर, इसको याद कर लो, एल बाय आर। एल क्या होता है? आर्क लेंथ, बाय में रेडियस। रेडियस यानी कि जो आर्म जो रोटेट कर रही है, मान लो आप कुछ भी, इसको ही रोटेट कर रही हूँ मैं, इसको ऐसे रोटेट कर रही हूँ, तो रेडियस क्या है इसका? पूरा ना, ये पूरा क्या है? रेडियस। अगर मैं कोई छोटी लेती हूँ, मान लीजिए यहाँ इतना इतना मैंने रेडियस ले लिया, तो छोटा सर्कल बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पर ये है रेडियस। तो थीटा कैसे निकलता है बेटा? आर्क लेंथ बाय में रेडियस। मान लीजिए कि आपके पास आर्क लेंथ जो है वो रेडियस इक्वल है, आर्क लेंथ क्या है? रेडियस के इक्वल है, मतलब ये जितना डिस्टेंस है उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। अच्छा, आगे अब इसको क्या यूनिट दूं, जैसे लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, इसका क्या है? 1 रेडियन, ठीक है। अब 1 रेडियन होता कितना है ये निकालने के लिए समझना जरूरी है। अच्छा, घड़ी जैसे पूरा घूमती है तो हम कितना एंगल बोलते हैं, कितना एंगल चला गया? 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इज पाई रेडियन। 1 डिग्री में कितना रेडियन? पाई बाय। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आएगा? पाई का वैल्यू 3.14 बाय में 180, ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल जाए। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन है आप निकाल लिए हो। अगर मैं बोलूं कि 30 डिग्री में मुझे बताओ कितना रेडियन होगा, कैसे निकालोगे? बताओ मुझे मैम पाई बाय 6। आपको क्या करना है, देखो 1 डिग्री में कितना रेडियन? पाई बाय 180। तो 30 में अगर निकालना है तो क्या करोगे? 30 इंटू में पाई बाय 180 मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3 6 जा, पाई बाय 6 हो गया। अच्छा मुझे बताओ, चलो 3 पाई बाय 2 के अंदर कितना डिग्री है? उल्टा करना है आपको। पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री है, 1 रेडियन में कितना डिग्री है? 180 बाय पाई है, जितने में निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 270 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 1 जा 290, कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। आया समझ कन्वर्जन आपको कैसे करना है? आपको ये नो मैम, ये रूल याद रखना है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो गया? पाई बाय 180। 1 डिग्री में कितना रेडियन? यूनिटरी मेथड तो पढ़ा होगा ना 10th में मैथ्स में, कि 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बाय 180। जितने में निकालना है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा अगर करना है, मान लो मैं रेडियन दे दूं और डिग्री निकालना है, पता है मुझे पाई रेडियन में 180 डिग्री है, भाई 1 रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा? पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा बेटा? 180 बाय में पाई, जितने में निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गई बात? यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 रेडियन, हमारे पास याद है ना थीटा, 1 रेडियन, इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा? 1 रेडियन का आपको क्या पता है कि पाई रेडियन में 180 है, तो 1 रेडियन में कितना होगा बेटा? 180 बाय पाई, 80 बाय पाई। ये सॉल्व हो गया आता है 57.3 डिग्री। इसको याद रखें कि 1 रेडियन का वैल्यू एक्चुअली में है कितना? 57.3 डिग्री। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो ये क्वेश्चन, यस मैम, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ कितना आएगा? पाई बाय 4। पाई बाय 4।
ठीक है, अभी क्या करा था हम लोगों ने कि 1 डिग्री में कितना रेडियन है, पाई बाय 180 इंटू 45 कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप पाई बाय 2 डिग्री बता सकते हो। हमें पता है कि पाई में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 1 में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय में पाई, जितने में निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर लो, पाई बाय 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है सबको? क्वेश्चन कैसे करना है? यस मैम। अपना माइक ऑफ कीजिए सभी बच्चे। मैम एक बार बी वाला पार्ट रिपीट कर दो। ये वाला पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री है, ठीक है। 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 बटे पाई, और जितने में निकालना है यानी पाई बाय 2 में हमको डिग्री निकालना है ना कितना है, तो इनटू में पाई बाय 2 कर देंगे, 90 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? दूसरा अगर ये नहीं आता समझ में तो आप कर सकते हो, देखो डिग्री को अगर मुझे रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आया? और अगर मुझे रेडियन को डिग्री में करना होता है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे याद कर दो। बाकी ठीक है, जब आपको क्या करना है डिग्री से रेडियन तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और जब रेडियन से डिग्री तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। कूल, चलें आगे। यस मैम। ओके यस मैम। मैं आपको नोट्स दूंगी, उसमें ये सारी चीजें लिखी होंगी। आप क्या करना, 210, 225, 240 इनका अपने आप निकाल के देखो रेडियन में कितना बन रहा है, देन यू कैन मैच योर आंसर। ठीक है, या रेडियन आप कोई भी रेडियन उठा लो, 4 रेडियन उठा लो ऐसे ही रैंडम, आंखें बंद करके, हाँ इसका निकालना है मुझे, और निकाल के देखो आंसर मैच कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब बात आती है, अभी तो हमने पढ़ा एंगल, देखो हमने क्या पढ़ा है, एंगल क्या होता है, कैसे उसका मेजरमेंट हम ले रहे हैं रेडियंस में, कैसे हम डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये सीखा है। अभी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। ये वाला ट्राइंगल तो फेमस है, 10th क्लास में पढ़ा था ना, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी इसके अंदर हम लोग, आपको याद हो आप लोगों ने क्या निकाला था, साइन थीटा, कोस थीटा, कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट, कोसेकेंट थीटा, ये सब निकाले ना, उनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या हम लोग बोलते हैं टी रेशियोज, ऐसे भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या बेटा, ये थीटा का रिलेशनशिप है रेशियो ऑफ द साइड्स के साथ। कभी p बाय h होगा, कभी v बाय h होगा, कभी h बाय b होगा। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, which relates an angle of a right angle triangle to ratio of the side of the length। क्या हो गया आपके पास, which relates an angle of a right angle triangle, right angle triangle किसके साथ, to the ratio of two sides of length, two side length, ratio of two side length, two side, ये डेफिनेशन हो गया। समझ में आया आज क्या होता है टी रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टू साइड लेंथ। जिसमें हमारे पास सबसे कॉमन क्या है, देखो साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, p बाय कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, b बाय p। इसका उल्टा ही होता है। सेकेंड थीटा क्या होता है, h बाय b। ठीक है, और कोसेकेंट थीटा कितना होता है, आता है आपको, टी रेशियोज वगैरह सब आते हैं। अच्छा मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ठीक है, ये तो फिर आप सारी जो आइडेंटिटीज हैं उनको रिवाइज कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। एंड 1 प्लस कोसेकेंट कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको सभी याद है, इसका मतलब वेरी गुड। इसके बाद मान लीजिए मैं आपको ट्राइंगल दे दूं, ये मैंने आपको एक ट्राइंगल दिया, इसका ये लेंथ 5 है, मान लो ये 4 है, ये 3 है, ये थीटा है, ये 90 है, तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो ना। व्हाट इज साइन थीटा, आप सब कर लोगे, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर।
अब आगे देखिए, कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब 90 तक सारी वैल्यूज साइन कोस टेंजेंट याद होनी चाहिए। यस ठीक है, मैम। क्लियर है? साइन कोस टेंजेंट की अगर आपको याद है तो अगली तीनों तो वैसे भी याद हो जाएंगे, उनका उल्टा ही होती है। यस मैम। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, क्या पूछ रहे तरुण? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशो में अंतर बता दीजिए। रेशो क्या है बेटा? आप, मैं बोल रही हूँ साइन थीटा, मैं बोल रही हूँ कोस थीटा, ठीक है, और या बोल रही हूँ कोटेंजेंट थीटा, या आप कुछ भी साइन 2x कह लो या साइन 3x कह लो, कोस 3 थीटा कह लो, तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें आप थीटा की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, आउटपुट आ जाएगा। लेकिन ये फंक्शंस हैं क्या? इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? व्हाट इज साइन थीटा अकॉर्डिंग टू अस? b/h। इनको हम रेशियोज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई बात? साइन 30 कोस 45 60 निकलता कैसे है? निकलता तो ऐसे ही है ना कि परपेंडिकुलर कितना होगा, हाइट कितना है, बेस कितना, उसके हिसाब से ये वैल्यूज निकाली हुई है। समझ में आया? तो फंक्शन क्या है? ये साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंड कोट। और इनका अगर आपको वैल्यू निकालना पड़े इन टर्म्स ऑफ रेशियोज ऑफ लेंथ, तो वो कैसे निकलता है? आपको पता ही है, 3 चीजें चाहिए आपको, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब कुछ फेमस ट्राइंगल्स है जो यूज होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो है थर्ड और ये वाला। तो आपको इसको याद कैसे करना है? सबसे पहले लास्ट वाले पे आ जाओ। 37 डिग्री 53 डिग्री ट्राइंगल बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है? 37 डिग्री के आगे छोटा नंबर, देखो 3 नंबर है इसमें, 3, 5 और 4। ऑन है बेटा तरुण? कैमरा ऑन है ना भाई? यस मैम। यस मैम। 3 आपके पास साइड है, देखिए 3, 5 और 4। जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेन्यूज है। अब बचा 3 और 4, जो उसमें छोटा है, मान लीजिए 3 है तो छोटे के आगे छोटा एंगल है, 3 के आगे 37 है, ठीक है, और 53 के आगे क्या है? 4। तो बड़ा वाला तो आएगा ही हाइपोटेन्यूज के ऊपर, और बाकी दो में आप कैसे याद रख सकते हैं कि 37 के आगे छोटा नंबर क्या आएगा? 3 और 4 में छोटा क्या है? 3। फिर बचा हुआ 53 के आगे कितना आ गया? 4। याद हो जाएगा अभी? अब इसमें साइन थीटा कोस थीटा आप सब निकाल सकते हो, आपको एंगल्स पता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपके पास ये है। हाँ बेटा, बता दो। दोबारा बता देते हैं आपको क्या करना है। देखो, मैं आपको 2 अलग अलग ट्राइंगल बता देती हूँ। मान लो ये आपके पास, मैं बोल रही हूँ 37 डिग्री है, आपके पास 3 साइड है, 5, 4, 3, और एक आपके पास है मान लो ये 53 डिग्री है। ठीक है, तो इन तीनों साइड्स को हमको अरेंज करना है इन 2 ट्राइंगल्स पे। जब 37 डिग्री की आप बात कर रहे हो ना, तो 5 तो हाइपोटेन्यूज दोनों में ही आएगा, 4 और 3 में 37 के आगे छोटा वाला आएगा, यानी 3। बचा क्या? 4, वो यहाँ आ जाएगा। 53 के आगे 3, 4 में क्या आएगा? बड़े वाला 4, यहाँ 3। तो 3, 4 का आप ऐसे याद कर सकते हो, 37 के आगे 3, 4 में छोटा आता है उसके आगे, और 53 के आगे बड़ा वाला आता है, तो 53 के आगे 4 और 37 के आगे 3 आएगा। अभी तो clear मैम है? ऐसे भी लर्न कर सकते हैं ना कि बड़े के आगे बड़ा और छोटे के आगे छोटा। हाँ, ऐसे याद कर लो। पर 5 को कहाँ रखना है? हाइपोटेन्यूज पे रखना है। ओके ठीक है, मैम। ओके। ऐसे ही आप ये कर सकते हो 45 डिग्री में, ये 90 है, ये 45 है, 45 है, तो ये आपके पास x है, ये x है, हाइपोटेन्यूज आपका क्या आप निकाल सकते हो? √2x होता है। तो वैसे भी याद रख सकते हो, ये दोनों साइड सेम है और ये √2x है। ऐसे 30 60 का आप याद रख सकते हैं कि अगर ये 2x है लेंथ ये वाला, तो ये आपके पास क्या आएगा? और ये x है, तो ये x √3 आएगा। तो सबसे जरूरी तो ये वाला है और ये वाला है, और ये आपके लिए है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। इसको याद करें, देखिए क्या होता है, निकाल भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस मैम। देखो परपेंडिकुलर और बेस होता है आप किसको ले रहे हो। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ इसी ट्राइंगल के अंदर, मैं निकालू साइन 53 डिग्री, अगर मैं इसी पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर आपको ये बोलूँ कि मुझे साइन 53 चाहिए, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर टू मी? 4/5। 4 हो जाएगा। और मैं बोलूँ मेरे को निकालना है साइन 37, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3। तो ये तो बात की बात है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आप पता है आपको, जो जिसके ऊपर आप एंगल बना रहे हो वो आपका बेस होता है, उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। आगे यस मैम। अब जो मेजर रूल्स हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट के फॉर्म में हम एंगल्स को सेट करते हैं। जैसे पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। अब क्वाड्रेंट क्या आपका सवाल हो सकता था, अभी बताते हैं। देखो ये 0 डिग्री से शुरू हो जाओ और यहाँ से घुमाना शुरू करो, तो यहाँ से 0 से यहाँ तक पहुंचे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 से आगे इधर तक घुमा के लिया इसको, 180 डिग्री पहुंच गए, यहाँ 270 डिग्री पहुंच गए और यहाँ पे दोबारा 360 डिग्री पहुंच गए। तो आपके जो एंगल्स जो है अगर इस क्वाड्रेंट में है, कोई भी एंगल, जैसे मैं अगर बात कर रही हूँ साइन, मान लो मैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये जो थीटाज हैं अगर मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो साइन, कोस, टेंजेंट सब पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेंजेंट या कोट पॉजिटिव होता है, टेंजेंट पॉजिटिव है। और फोर्थ में आपके पास कोस पॉजिटिव है। ठीक है, टेंजेंट अगर पॉजिटिव है तो आप कह सकते हो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव है, उसका उल्टा ही होता है। ठीक है, यहाँ साइन पॉजिटिव तो आप बोल सकते हो कि कोसिकेंट पॉजिटिव है, और यहाँ आपके पास सिकेंट और कोस पॉजिटिव, क्योंकि सिकेंट होता क्या है, 1 बाय कोस है ना, कोस पॉजिटिव तो 1 बाय कोस ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रूल्स आप याद रखेंगे। अब रूल्स को समझना कैसे, ये देखो मैं थोड़ा सा पहले आपको बताती हूँ, जैसे बुक्स में दिया होता है, लेकिन वो से उस चीज से आपको समझ में नहीं आता, उसको बताएंगे फिर आपको कैसे करना है। जैसे 180 डिग्री हो गया ये, इन एंगल्स को आप π/2, पाई, 3π/2 और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π अगर रेडियन में लिखना है। जो फर्स्ट रूल है मान लीजिए, वो है, मान लीजिए आपके पास क्या, 2nπ प्लस में थीटा। अगर आपका जो एंगल है बेटा 2nπ प्लस थीटा, ये आपका एंगल बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, n का वैल्यू हो गया मान लो 0, 1, 2, 3 कुछ भी आपके पास ऐसे वैल्यू हो गया। मान लो साइन 2nπ प्लस में थीटा, मान लेते हैं पहला एक 1 रख लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास साइन 2π प्लस में थीटा। ठीक है, या फिर मैं लिखूं कोस 2π प्लस में थीटा, या मैं लिखूं टेंजेंट 2π प्लस में थीटा। ठीक है, n की 1 के लिए मैं अलग अलग फंक्शंस को चेक कर रही हूँ, वैल्यू क्या आएगी। 2π प्लस में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो बेटा, 2π के बाद कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बताओ। थर्ड। 2π मतलब है 360 डिग्री, मतलब पूरा एक चक्कर आप 2π बोल रहे हो, एक चक्कर घूम के आप दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखोगे ये साइन थीटा बन गया, ये कोस थीटा बन गया, ये टेंजेंट थीटा बन गया, क्योंकि यहाँ पर सभी साइन, कोस, टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं। और साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यूज पे रख के पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपको 2π प्लस समथिंग कुछ दे रखा है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे पॉजिटिव हैं, और साइन का साइन, कोस का कोस, टेंजेंट का टेंजेंट। अब नया जो रूल है देखो, नया रूल जैसे आपके पास हो गया nπ/2 प्लस में थीटा। इसकी 2 वैल्यूज पॉसिबल है, अगर n इवन है, ठीक है, और n अगर ऑड है। n अगर इवन है, मान लो 2 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, 6 वैल्यू है, तो यहाँ पर मान लो पहला वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, कितना, n की वैल्यू 2। n की वैल्यू 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये साइन फॉर n इक्वल्स टू 2। बेटा अपना माइक ऑफ रखिए, साइन पाई प्लस में थीटा हो जाएगा। बेटा माइक ऑफ, मैं ना अभी आपकी माइक ऑफ नहीं हुए ना, तो मैं आपको क्लास से ही आउट कर दूंगी। ओम प्रकाश, थोड़ा ध्यान रखिए बेटा, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अलग अलग फंक्शंस देख रहे हो, साइन, कोस, टेंजेंट, n की वैल्यू 2, एंगल मेरे पास क्या है, nπ/2 प्लस में थीटा, n का वैल्यू मैंने इवन लिया है, 2 मैंने रख के देख लिया, तो पाई प्लस में थीटा। अब मुझे बताओ पाई प्लस में थीटा अगर आप कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, 180 को आप पाई बोलते हैं, 90 को कहाँ जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो ना। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ मुझे क्या चीज पॉजिटिव होता है, कॉट। पॉजिटिव है, साइन तो पॉजिटिव नहीं, साइन तो पॉजिटिव नहीं है ना, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास जो जिस क्वाड्रेंट में जा रहे हो उसके हिसाब से प्लस माइनस आता है, तो मेरे पास आएगा माइनस, क्योंकि साइन मेरा वहां पे क्या है, माइनस। पाई, जब भी आपके पास पाई, 2π, 3π, 4π, जब भी ये चीजें आती है तो फंक्शंस नहीं बदलते हैं, तो साइन का साइन रहेगा और एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। अगला बताओ मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, दोबारा बताओ। दोबारा देख लो, देखो
जब भी आपके पास ऐसे वैल्यूज हो ना, पाई, 2 पाई या 2n पाई, कुछ भी इस तरीके से वैल्यूज हैं, प्लस में थीटा है इनके साथ, n का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर लो 2 पाई आएगा, 2 पुट कर लो 3, आपके 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 4 पाई आ जाएगा, 3 करोगे 6 पाई, 2 पाई या पाई खाली, n का वैल्यू अगर 1, चलो यहाँ तो सारे इवन ही आएंगे, लेकिन पाई के लिए भी इनके अंदर आपके पास जो फंक्शंस हैं विल नॉट चेंज, यानी साइन का साइन, कोस का कोस, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, विल नॉट चेंज। अभी चेंज भी होगा जब आपके पास π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसे अगर फंक्शंस हैं और प्लस में थीटा, तो आपका साइन का कोस, कोस का साइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट ऐसे चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखोगे आप, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इस तरीके से, प्लस में आप थीटा कुछ कर रहे हो, तो साइन, कोस, टेंजेंट यानी ये जो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो चेंज नहीं होते, लेकिन साइन आपको चेक करना पड़ेगा प्लस माइनस की कौन से क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो। समझ में आया? फिर वो साइन का रूल आपको पता है कि कहां पर आपके सारे पॉजिटिव है, कहां साइन पॉजिटिव है, कहां कोस पॉजिटिव है, तो ये मेजर जो मेन फंक्शन है, ये देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, ये पाई, 2 पाई, 3π/2 इनसे ये पता लगेगा कि साइन साइन ही रहेगा क्या, या साइन का कुछ और बदलने वाला है। तो अभी जैसे कोस पाई प्लस में थीटा अगर आप कर रहे हो, पाई ये प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या कह रहे बेटा? मैम ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। यस, पाई प्लस में थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस भी नेगेटिव ही होता है। यस मैम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहले इस फंक्शन का साइन चेक कर लो, साइन कोस क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव लगाओ। अब जो पाई, 2 पाई या 2n पाई कुछ भी है, n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखा है मैंने, तो मतलब इंटीजर वैल्यू है, पाई के आगे कुछ इंटीजर वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो आपके पास ये कोस का कोस रहेगा और कोस थीटा पुट कर दोगे। अब मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोलूं, टेंजेंट पाई माइनस में थीटा, बताओ क्या आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। पाई, पहले तो चेक करो कि टेंजेंट का साइन क्या आएगा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? सेकंड में। सेकंड में। सेकंड में टेंजेंट क्या है? माइनस। माइनस। और पाई, 2 पाई, 3 पाई, n पाई कुछ भी ऐसे है, तो टेंजेंट का क्या रहेगा? टेंजेंट। आई बात समझ में? क्लियर है? अभी थर्ड की बात अगर करें हम लोग, n अगर मेरे पास ऑड है, ऑड का मतलब मान लो n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी, ये π/2 प्लस में थीटा है, ठीक है, या 3π/2 प्लस में थीटा है, प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ भी चलेगा, उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको उसमें पता लग जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। जैसे क्वाड्रेंट की ही बात करते हैं हम लोग, 3π/2 है या 5π/2 प्लस माइनस थीटा ऐसे कुछ है। तो यहाँ देखो, साइन π/2 प्लस में थीटा, बताओ अब इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना, साइन का चेंज हो जाता है कोस में, कोस का चेंज हो जाएगा साइन में, टेंजेंट का चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट का चेंज हो जाएगा टेंजेंट में। यहाँ से आप चेक कर लो, जैसे साइन π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? सेकंड में साइन का आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस। प्लस। तो साइन चेक कर लिया हमने, उसके बाद इसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। यहाँ साइन बदलेगा। ऐसे ही आप देख सकते हो, जैसे कि मैं बोलूं अगर आप साइन 3π/2 माइनस में थीटा, बताओ मैम क्वाड्रेंट 3। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और साइन का कोस थीटा। आई बात समझ कैसे निकालना है? यस मैम। अब अगर मैं अभी देखो रूल्स, ये रूल्स आपको याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो आपके बुक्स में लिखा है, तो मैंने समझाया कैसे कैसे आपके पास n की अलग अलग वैल्यू पुट करो। अब आपको सीधा समझ में आ रहा है, 90 के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 90 के साथ प्लस माइनस कुछ भी है, 90 में आपके फंक्शंस बदल जाएंगे। 90 या 90 का मल्टीपल अगर है, जैसे 90 हो गया या 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, तो 90 के मल्टीपल्स हो गए ना, तो इनमें आपका जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो चेंज हो जाएगा, और आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसका रूल क्या है? उसका रूल क्या है? ऑल शुगर टू कॉफी कप या कॉफी, जो भी आपने इसको याद करने का तरीका लिया हुआ है कि यहाँ सब पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है, या कोस पॉजिटिव है।
वो आप साइन चेक कर लोगे। या फिर अगर आपके पास ऐसे है, मान लीजिए आपके पास है पाई है, पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे प्लस माइनस कुछ थीटा दे रखा है, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं बदलेंगे और उनके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो आप चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में वो आ रहा है। मैं आपको कुछ वैल्यूज देती हूँ, मुझे चलो सॉल्व करके बताओ, अभी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये बताओ मुझे कोस, मैम क्वेश्चन में 90 की जगह उसके मल्टीपल दे रखे होंगे। तो अभी हमने 3π/2 किया ना, क्या है 270 डिग्री है ना, यस मैम। वो भी मल्टीपल ऑफ 90 है। π/2 इज 90, π/2 का 3 गुना, राइट? यस मैम। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे नहीं हो कि इवन मल्टीपल हो, ऐसे नहीं हो 4 इंटू में π/2, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2π बन जाएगा ना, ऑड मल्टीपल है। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अभी इस रूल्स वगैरह को भूल जाओ, अब आप डायरेक्ट, आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आपको ये पता है कि कब साइन का कोस, कोस का साइन, कब टेंजेंट का कोट, कोट का टेंजेंट होगा। ठीक है, मुझे बताओ साइन 2π प्लस में 30 डिग्री क्या आएगा? कोस में जाएगा, और 2π की वजह से क्या, कोस का कोस रहेगा, कोस 30 डिग्री, राइट? और अच्छा ये बताओ मुझे कि कोस π/2 प्लस में 30 डिग्री, मैम को मैम माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड में जाएगा, सेकंड की वजह से क्या आएगा माइनस, और π/2 की वजह से बदल जाएगा ये साइन। चलो मुझे बताओ कोस 3π/2 प्लस में 30 डिग्री, मैम सेकंड क्वाड्रेंट। 3π/2 है, थर्ड से आगे फोर्थ है। फोर्थ में प्लस cos थीटा। कोस पॉजिटिव है, यानी कोस 30 डिग्री। cos 30 डिग्री। समझ में आया? चलो टेंजेंट का भी कर लेते हैं हम लोग, टेंजेंट कर लो 3π/2 प्लस में 60 डिग्री, बताओ। अभी 3π/2 है, तो इसमें आपके पहले बात देखो कौन से क्वाड्रेंट में जब आप जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव, नेगेटिव लगा दो। फिर अब 3π/2 या π/2 या 5π/2 ऐसे कुछ आपको दिख रहा है तो टेंजेंट बदलेगा, यानी कि कोटेंजेंट 60 डिग्री। मैम हाँ जी बेटा, मैम ये कोस आपने 3π/2 लिखा है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्या आ रहा है? हाँ फोर्थ में आएगा ना बेटा। 3π/2 क्या, 270, 270 से आप आगे चले गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या है, पॉजिटिव है। मैम नेगेटिव। हाँ सॉरी, साइन, साइन आएगा, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ठीक है, साइन इसके आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा। मैम प्लस। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अभी देखो कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वो माइनस बाहर आ जाता है। कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, ठीक है, या टेंजेंट माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये रूल आप याद रखेंगे। फिर आप एक बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं रेंज। रेंज क्या होती है? जैसे साइन का रेंज क्या है, साइन का जो रेंज है बेटा, उसका वैल्यू जो है साइन थीटा का, वो -1 से 1 के बीच में रहता है। साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है, और मिनिमम -1 होता है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, आप थीटा की अलग अलग वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, जैसे 0 पे क्या है, 30, 40, 50, 90 पे क्या है, 120 पे क्या है। ठीक है, इस तरीके से। और कोस का जो रेंज है, कोस थीटा, जो भी थीटा की आप वैल्यू पुट करते हैं वो 1 और -1 के बीच में ही आएगा वैल्यू। और टेंजेंट थीटा का वैल्यू आएगा आपके पास -∞ से +∞। क्लियर है? तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए, वैल्यूज आती कहाँ है, सारी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में है साइन कोस की। अब इसके बाद आता है एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो कभी भी आपको कोई बताएगा नहीं, तो ध्यान से सुनिए। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बहुत सारी जगहों पर आप क्या करोगे, साइन थीटा को आप थीटा लिखने वाले हो, ठीक है, या टेंजेंट थीटा को आप थीटा ही लिखने वाले हो, या कोस थीटा को आप क्या लिखोगे 1। अभी होता कैसे? अभी देखो,
अगर मैं बात करूं इस तरीके से, मान लो आपके पास ऐसे कुछ है, तो ये मेरे पास एक सर्कल का एक सेक्शन मैंने निकाला था, ये इस तरीके से जो एक सर्कल का सेक्शन है, मतलब यहां से यहां तक ये रिवॉल्व हुआ है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा क्या होगा बेटा? P/h। P/h। लेकिन अगर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा स्मॉल कब है आपके पास? आप ऐसे ऐसे बना सकते हो ना इसको, इस तरीके से, बहुत स्मॉल है, ये आपके पास थीटा हो गया, ठीक है। वही हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन थीटा में जो परपेंडिकुलर है वो इतना छोटा है कि मैं उसको कैलकुलेशन में ले ही नहीं रही, तो मैं साइन थीटा को क्या लिख देती हूँ? थीटा। पी का वैल्यू बहुत, एंगल बहुत छोटा है, एंगल इतना छोटा है कि आपका 8 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। 8 डिग्री और 0 आप सोच सकते हो कितना छोटा। आपने डी देखा ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उसमें आपने देखा कि 8 डिग्री कितना है, तो उसके इसमें ये बहुत ही स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ही लिख देते हैं हम लोग। लेकिन कोस देखो, यहाँ आपके पास इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पर यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब कोस थीटा की अगर मैं बात करूं, तो कोस थीटा के केस में क्या है, यहाँ पर बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, तो ये लगभग एक जितना साइज का लगेगा। आपको क्या लग रहा है? ये लगभग उतना ही सेम टू सेम है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज लगभग 1 हो जाता है। कोस थीटा क्या होता है बेटा? B/h, ठीक है। तो आप देख रहे हो इतना क्लोज है कि उन दोनों लेंस को आप सेम लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्या हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सिमिलर चीज है टेंजेंट थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। याद रखिए थीटा का वैल्यू 0 से 8 है, कुछ जगहों पे हो सकता है 0 से 10 दे रखा हो। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह, मतलब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है लिख कैसे दिया, तो यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो बहुत ही स्मॉल है, उसको हम हटा सकते हैं। टेन साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख देते हैं हम लोग। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम मैम। इसको आपने इतनी कैसे ठीक है। और हमेशा याद रखिए ये जो है वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं ना अप्रोक्सीमेशन में, ये आपके पास क्या है? रेडियंस में होती है, ठीक है। इन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थीटा शुड बी इन रेडियन। तो अगर आपको डिग्री में कहीं गिवन है तो उसको आप रेडियन में निकालोगे। हाँ जी बेटा। बोलो बोलो। थीटा इज इन रेडियंस। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ ना, मान लो मुझे टेंजेंट 2 डिग्री निकाल के बताओ, तो टेंजेंट 2 डिग्री को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 डिग्री नहीं कर देना, पहले उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। 2 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा बेटा? टेंजेंट 2 में कितना होगा आपके पास? π/180, यही आएगा ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा टेंजेंट π/90। 90। अब आप इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू π/90। तो हमेशा याद रखें अप्रोक्सीमेशन जब भी ले रहे हैं आप लोग तो ये एंगल्स रेडियंस में है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आगे चलते हैं। ये आप इसका फोटो ले लीजिए, वैसे मैं नोट्स भेजूंगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? अभी सिखाया। 120 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें? 90 प्लस में 30 डिग्री। मैम 180 माइनस 60 में भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। 180 माइनस 60 कर मैम सकते 60 प्लस 60 भी कर सकते हैं। हैं। हाँ, हम लोग जनरली किसमें तोड़ेंगे? 90 प्लस या माइनस, या 180 प्लस या माइनस। जनरली ये रूल होता है कि इसमें आप तोड़ के देखें कि कैसा बन रहा है। अब जैसे 90 प्लस 30 कर रहे हो तो 90 है। पहली बात तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। सेकंड में आपके पास साइन, सेकंड में सबसे पहले आएगा प्लस। साइन क्या होता है? प्लस। लेकिन 90 या 90 का कुछ ऐसे और मल्टीपल है तो आपके पास साइन का कोस हो जाएगा, कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री वो टेबल मैंने आपको दिया था, वहां से आपको याद होना चाहिए √3/2। √3/2 होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैम 1/2। √3/2। √3/2 है। √3/2। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 0 पे कोस मैक्सिमम होता है, 90 की तरफ जाते हो ना कम होता जाता है। तो √3/2 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है। तो पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। ऐसे ही आप सारे ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करके देखना और आंसर मैच करना। ठीक है। ओके मैम। बहुत सारी वैल्यूज हैं, 360 तक दे रखी हैं। यू कैन चेक एंड पुट दोज वैल्यूज जो भी आपको रिक्वायर्ड। तो इसमें कोशिश करो कि 90 तक तो याद होना चाहिए, और अगर आपको
कंपटीशन में सबसे आगे जाना है, स्पीड बढ़ाना है, तो आप 180 तक याद कर लें, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके, अभी कुछ आगे मैम आप इसको याद करने की कोई ट्रिक है क्या? क्या कह रहे हो बेटा? याद करने का आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। देखो साइन का तो इजी है, ये 0 1/2, ये 1/√2 √3/2, एक याद कर लो कोस का उल्टा होता है, टेंजेंट का याद कर लो कोट का उसका उल्टा होता है। मतलब अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं 90 पे जो है वो उल्टा अगर आप करेंगे, जैसे जो 90 पे है यहाँ पर साइन का वैल्यू 1 है तो कोस का 0 होता है। इसका √3 ये क्रॉस करें ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 45 पे सेम आता है। तो ये ऐसे आप थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो। और यहाँ पर आप वैल्यूज जब देख रहे हो तो देखो 60 का डबल साइन में आप इसको रूल से याद कर सकते हो। जैसे आप जा रहे हो 90 प्लस समथिंग कर रहे हो ना साइन में, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, 180 तक की बात करो, 180 तक जो आपका साइन है वो पॉजिटिव रहेगा, तो सारे पॉजिटिव है। लेकिन कोस की बात अगर करें हम, 90 से जब आगे आप चले जाते हो तो कोस की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, ठीक है। हाँ जी मैम साइन 45 तो 1/√2 होता है। √2/2 इज 1/√2। पावर √2 का मतलब क्या होता है? 1/2, नीचे 2 की पावर 1। जब आप पावर को नीचे लेके आएंगे 1 - 1/2 हो जाएगा, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो नीचे √2 बचेगा, तो दिस इज 1/√2 बेटा। आपको सारा याद नहीं करना किरण, आपको कोशिश करो 180 तक थोड़ा सा आपको रिलेट कर पाओ। जैसे 180 पे कितना वैल्यू है साइन का, कोस का, टेंजेंट का और कोट का, सिर्फ 180 तक देखो, ठीक है। वैसे आप निकाल सकते हो सारे, उनको आप 30 60 45 की फॉर्म में ब्रेक करके आंसर निकाल दो, लेकिन कंपटीशन में अगर थोड़ा फास्ट होना है तो 180 तक कर लो, ठीक है। और आप तरीका कैसे, लॉजिकली करना। किसका माइक ऑन है भाई? मैम इन सबको हम उल्टा कर देंगे तो वही बनता है, बस 180 से लेके 360 तक वो माइनस में चली जाएगी। या तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं साइन कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे 90 से लेके 180 तक अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो साइन प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे सारे आंसर्स क्या पॉजिटिव। और 60 का डबल यहाँ पर है, यहाँ पर 135 45 वाला वैल्यू ही है, 30 वाला यहाँ पर 150 वाला वैल्यू है। क्लियर है सबको? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आइडेंटिटीज हैं, जैसे कोस थीटा 1/sin, कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा, सेकेंट 1/cos, ये भी हमने डिस्कस किया है। ये आइडेंटिटी हमने डिस्कस किया है। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है। ये सारी चीजें याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। जैसे sin x + y, मतलब x और y की जगह हमारे कुछ भी एंगल हो सकते हैं, sin 20 + 30 डिग्री, sin 20 + sin 30 डिग्री, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin 20 + 30/2 प्लस इंटू कोस 20 - 30/2, ठीक है। तो इस तरीके ये जो चीजें हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी जो चीजें हैं वो शार्प होती जाएंगी। क्लियर है? डरो नहीं, घबराओ नहीं, पहली बारी में नहीं होता। आप जब लगाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है 11th 12th क्लास में बताऊं तो, क्योंकि ये चीजें आपको पता है कि ये आएंगी। अब आप घुमा फिरा के कुछ ना कुछ निकाल दोगे, आपको पता है आइडेंटिटी क्या है, अलग अलग आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी से तीसरी आइडेंटिटी बन जाता है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ और तरीके से अच्छे से कुछ और ऐड कर दूंगी तो आप देख सकते हो। अब हम थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लें या अगली क्लास में करें? मैम नेक्स्ट अगली क्लास क्लास में में कर लेते हैं थोड़ा सा। अगली क्लास में हम लॉग और मैम नेक्स्ट क्लास। मैम हाँ जी बेटा। मैम अभी आपने जो इतने सारे फॉर्मूले दिखाए ट्रिग्नोमेट्री के, हम्म, इसका फिजिक्स में यूज है मैम? हाँ जी बेटा, तभी दिखाए आपको। और आपको सिर्फ वो दिखाए हैं जो फिजिक्स में है। ट्रिग्नोमेट्री में हजारों फॉर्मूले बन जाएंगे, वो सारे आपको दिखाए भी नहीं है। जो फिजिक्स में इस्तेमाल होने हैं सिर्फ हमने वो ही ले रखे हैं, ठीक है। मैम तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अगली क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक करेंगे और उसके बाद हम यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं। हाँ जी मैम टेस्ट में क्या